राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प IQ एकेडमी पे। चलिए आज हम लोग करंट अफेयर के पहला क्वेश्चन देखते हैं 17 अगस्त 2026 का। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित 7वीं अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। इसमें कितने रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो ये 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी। और कितने खुले हैं? 25 नए कैंटीन खोले गए हैं और ये खुल के अब कितने हो गए हैं? ओवरऑल 100 कैंटीन हो गए हैं। यहाँ दैनिक दाल चावल रोटी उपलब्ध कराया जाता है, देख लीजिए। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुआ था। इसका लक्ष्य अंत्योदय सिद्धांत के तहत एक साल में 3.65 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। कैंटीन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म जो हुआ था वो 1924 में हुआ था और कहाँ हुआ था? MP मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो निधन हुआ था वो 16 अगस्त को हुआ था, आप लोगों को पता है। 15 अगस्त के एक दिन बाद 2018 में हुआ था। इन्हें जो भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था? भारत रत्न 2015 में दिया गया था इनको भारत रत्न। और इनके बारे में एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि ये 10 बार ये लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए ये निर्वाचित हो चुके हैं। राज्यसभा के लिए शायद 3 बार हुए हैं, 3 या 2 बार ही हुए हैं। 2 बार राज्यसभा के लिए, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया था। और ओवरऑल ये 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 3 बार प्रधानमंत्री काफ़ी माने जाने शख्स हैं। तो माने जाने शख्स इसलिए हैं कि इनका रिकॉर्ड भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। पहली बार कब बने थे? ये पहली बार कब बने थे देख लीजिए, 16 मई 1996। ये सब आप डेट याद रखिएगा, 16 मई 1996 को। लेकिन ये सिर्फ तब 13 दिन लगभग, हाँ 13 दिन ही तक इनकी सरकार चली थी, उसके बाद गिर गया था। उसके बाद ये 1998 और 1998 से 99 तक इनकी गवर्नमेंट चली थी। और इस बार ज़्यादा नहीं, 13 महीने चली थी, 13 का लगभग इनका हो रहा है। और तीसरी बार जब ये बने थे तो तीसरी बार भी 13 अक्टूबर 1999 से 2004 तक। तो 13 अक्टूबर 1999 से 2004 तक, मुझे 13 कम्प्लीट याद है, 2004 तक। और फिर इन्होंने पूरा अपना कार्यकाल किया था। मतलब ये तो पहली बात इनका उसे क्या बोलते हैं, गठबंधन की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्होंने पूरा सरकार चलाया था। और इनके बारे में ये जब पोखरण का जो हुआ था वहाँ पे परमाणु संयंत्र हुआ था, उस समय ये ही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने जब परमाणु इस्माइल बुद्धा जो योजना के तहत भारत परमाणु शक्तिशाली देश बना था, तो इन्होंने एक नारा दिया था, काफ़ी फेमस था, जय जवान जय किसान में इन्होंने कुछ एक नया शब्द जोड़ा था, आप लोग याद रखिएगा। जय जवान जय किसान, उसके बाद जय विज्ञान इन्होंने जोड़ा था। और इनके सर्व शिक्षा अभियान के समय 2000 में भी ये थे। हर नागरिक को इन्होंने लगभग 6 से 14 वर्ष जो है मूल अधिकार बना दिया था कि हर माता पिता को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष जब तक वो नहीं हो जाता उसे शिक्षा दिलाना उनका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है उनके माता पिता का कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्यों में भी इसे ऐड किया था। तो काफ़ी अच्छे इनके काम रहे हैं और हमारे देश के सच में भारत रत्न रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, भारत और अमेरिका का एक अभ्यास हुआ है, एक्सप्लोसिव आर्डिनेंस डिस्पोजल EOD अभ्यास 2026 का आयोजन भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ है? तो अमेरिका के साथ हुआ है, अमेरिका के साथ हुआ है। देख लीजिए, यह एक विशेषज्ञ द्विपक्षीय नौ सैन्य अभ्यास है जो पानी के भीतर बम निरोधक और विस्फोटक बचाव EOD कार्यों पर केंद्रित है। इसका आयोजन कोच्चि केरल में होगा। यह अभ्यास वर्ष 2005 और साल्वेक्स के नाम से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री आतंकवाद, खदान, निकासी और बचाव कार्यों में दोनों देशों के बीच क्षमता बढ़ाना है। आयोजन स्थल याद रखिएगा, दक्षिण नौसेना कमान कोच्चि। और ये आप ये याद रखिए कि समुद्र में बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ बारूद बिछाया रहता है। तो इस जो अभ्यास है एक्सप्लोसिव आर्डिनेंस डिस्पोजल, ये देख लीजिए डिस्पोजल यहाँ लिखा है। तो इसके मतलब जो वहाँ समुद्र में जो बम बिछाए रहते हैं बारूद, उनको बिना फटे हुए डिस्पोजल करना।
यानी डिस्फ्यूज कर देना। ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना इस पे काम कर रहे हैं। कोई भी बम है जो समुद्र में है वो अभी तक फटा नहीं है तो उसे बिना फटे डिस्पोज कर देना, मेन काम इसका यही है। जगह याद रखिएगा, दक्षिणी नौसेना कमान कोचिंग, भारत और अमेरिका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देख लीजिए, ग्लोबल साउथ वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले पहले ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो पहली बार ये अपना भारत कर रहा है। और ये कहाँ होगा? भारत में मुंबई में होगा। फर्स्ट टाइम है और मुंबई में होगा। इसके बारे में देख लीजिए क्या है ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल। देख लीजिए, भारत अपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुंबई में ब्रिक्स वेब बाजार के दौरान हुई। इस फेस्टिवल में के प्रमुख जो भागीदार देश रहेंगे ब्राज़ील, रूस, वियतनाम होंगे। वेब्स का अर्थ होता है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। पहला वेब समिट मई 2025 में आयोजित किया गया था। टोटल मिलाकर ये मानिए कि इसमें जितने देश हैं, ये सब रूस, ब्राज़ील और ये सब एक इनका रंगमंच जो है, अब जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है वैसे सब लोग एक मंच पे होके अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। ये समझ लीजिए कि विश्व का जो सारा रंगमंच सिनेमा है वो एक जगह स्थिर होगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा दबदबा रहता है वो यूरोप कंट्री का ही रहता है। यूरोप का ज़्यादा दबदबा रहता है इस फेस्टिवल में। बाकी आप लोग ये फेस्टिवल का नाम याद रखिएगा, ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत के किस शहर में? मुंबई में। ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनेगा। और अगर आपको करंट अफेयर यहाँ से पढ़ना हो, मैं ऐसे ही डीपली करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूँ। कोई बकवास नहीं, जो ज़रूरी है वही, उससे जुड़ी हुई फैक्ट जो जरूरी हुई सारी चीज़ें। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेम यही पीडीएफ अभी आपको जब आप क्लास ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट के पीडीएफ हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे। उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप विजिट करिए टेलीग्राम पे और जाके पीडीएफ डाउनलोड करिए, देखिए किस क्वालिटी की और कितनी एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन देख ले रहे हैं। लागोस नाइजीरिया में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने अपना पहला समग्र खिताबी टाइटल जीता है? तो ये भारत ने जीता है। और इसमें से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत ने किसे हराकर जीता है। तो आप लोग, इन्होंने भारत को ही हराकर जीता है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे? तो हमारे देश की एक तलवारबाज है, खुशी नाम है उनका, खुशी दबाड़े, उन्हीं को इन्होंने हराया है। तो ओवरऑल अगर दोनों में से कोई भी जीतता तो अपना ही देश का नाम आता। देख लीजिए, भारत ने अंडर 23 और सीनियर वर्ग में 13 स्वर्ण सहित कुल 35 पदक जीते और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बिलिंगसन स्वॉर्ड ट्रॉफी पर कब्जा किया। तनिष्का खत्री ये जीती हैं, देख लीजिए। तनिष्का खत्री ने सीनियर महिला एपी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रखा है। तनिष्का ने वो स्वर्ण पदक जीता है, तो तनिष्का खत्री का नाम जरूर याद रखिएगा। तलवारबाजी के 3 प्रमुख प्रकार हैं, वो देख लीजिए। एक फायल है, एक एपी है और एक सेबर है। बिलिंगसन स्वॉर्ड जो स्क्वाड अवार्ड वो ट्रॉफी है, 1982 में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी महासंघ द्वारा दी जाती है। तो ये याद रखिएगा ये। तो बिलिंगसन स्क्वाड ट्रॉफी ये किसके द्वारा दिया जाता है? यूनियन महासंघ तलवारबाजी, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी महासंघ द्वारा दिया जाता है। चलिए यहाँ से ओवरऑल ये देखिए कि तनुष्का शर्मा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो तनुष्का वर्मा नहीं, तनुष्का खत्री इनका नाम है। और आप लोग रील में देखे होंगे, इस समय काफ़ी ट्रेंड में रही हैं ये, तो इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जान ले रहे हैं क्या है। ये पहली बात, तनुष्का खत्री हैं, करनाल की हैं, करनाल हरियाणा। आजकल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। करनाल, एक मिनट, करनाल हरियाणा की हैं ये। और ये मतलब पहले से ही भारतीय नौसेना में ये अफसर हैं, नौसेना में ये पहले से ही अफसर के पद पर हैं। और इनकी अभी ज़्यादा उम्र की नहीं, 22 साल की हैं, तो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं ये।
इनके बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये पहली महिला बनी है, ओवरऑल पहली बनी है, इसलिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जा रहा है करंट अफेयर इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह बन गया है? तो ये जो बना है BO चिदम्बरनार पोर्ट ये बना है। इसके बारे में देख लीजिए। स्कोप टू क्या होता है? स्कोप 1, स्कोप 3, 3 कैटेगरियों में बांटा जाता है स्कोप को। इसके बारे में देख लीजिए। पहली बात तो स्कोप 1 के बारे में देख लीजिए। स्कोप 1 है क्या? स्कोप 1 जो होता है कि आप जैसे कोई चीज़, वहाँ की जो बिजली है, बिजली या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप सीधा आप ही उत्सर्जन कर रहे हैं। आपके पास जो गैस मतलब डीजल है, इंजन है, क्रेन है, उन सब से जो धुआं उठ रहा है उसके सीधा स्रोत आप हैं, तो ये स्कोप 1 में आता है। और स्कोप 2 जो होता है उसमें आप नहीं, मतलब आप जो पर्यावरण का लाभ से कर रहे हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन सब से जब आप लगभग 90%, और इसमें तो इन्होंने 93 पॉइंट कुछ परसेंट खुद, इतना परसेंट 93% ऊर्जा खुद ही इस बंदरगाह ने क्रिएट किया है, वो भी ग्रीन एनर्जी देख लीजिए इसके तहत। और स्कोप 3 जो होता है वो ओवरऑल जोड़ के होता है, उसके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। इस बंदरगाह का नाम BO चिदम्बरनार पोर्ट, इन्होंने स्कोप 2 में के लिए भारत का पहला उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह बन गया है। इसके बारे में और कुछ अच्छे फैक्ट्स देख ले। BO चिदम्बरनार पोर्ट ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को के लिए पूरी तरह ग्रीन एनर्जी को अपनाकर स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त स्टेटस हासिल कर लिया है। यह भारत का ग्रीन पोर्ट विजन की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम है। BO चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुड़ी यानी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे पहले तूतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। और एक चीज़ और आप लोग हमें बताएंगे तमिलनाडु के बारे में कि यहाँ के मछुआरों के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है। आप लोगों को मैंने करंट में पढ़ाया है, तो कौन सी वो बस है? वो समुद्री एम्बुलेंस सेवा, कुछ याद आया होगा अगर जो लोग मेरी क्लास देखे होंगे। समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है मन्नार की खाड़ी में, क्योंकि यहाँ लोग मछुआरों के लिए शुरू किया गया है। मछुआरे जब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो एम्बुलेंस समुद्र में नहीं पहुँच पाता है, तो वो सेवा शुरू की गई है। ये काफ़ी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चीज़ें होती हैं, आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेपो रेट के बारे में देख लीजिए, क्वेश्चन बनता रहता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व द्वारा रेपो रेट को किस दर पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो ये 5.25 मतलब ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है। RBI ने महंगाई नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को संतुलित रखने के उद्देश्य से रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, मतलब RBI जो बैंक है उनको ऋण देता है। रेपो रेट का निर्धारण RBI की छात्र सदस्य मौद्रिक प्रणाली समिति MPC द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारतीय जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। तो कितना रखा गया है? 5.25% इस समय का रेपो रेट है। और बाकी GDP बता दीजिए कितना है? GDP कितना है? वो बढ़ गया है 6.6 से बढ़ के कितना हो गया? 6.7 कर दिया है। तो ये सब फैक्ट आप याद रखेंगे। GDP 6.6 से बढ़कर 6.7 है, और रेपो रेट जो है वो अपरिवर्तित रहा है। कितना है? 5.25%। इतना बहुत है करंट के लिए अगर बैंक से क्वेश्चन बनता है तो। चलिए फिर आ गया एक अच्छा क्वेश्चन। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 अगस्त 2026 को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। देख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। उनकी 8वीं पुण्यतिथि पर उनके स्मारक सदैव अटल पर राष्ट्र ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण की है। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देख लीजिए, 1996 से, फिर 1998 से 99 और
99 से 2004 के बीच प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 25 दिसंबर 25 दिसंबर को हुआ था। ये 25 दिसंबर को पैदा हुए थे, जिसे भारत का सुशासन दिवस अभी उनके उस पे वहाँ अटल कैंटीन भी शुरू किया गया है, उन्हीं के उस पे चल रहा है। 100 कैंटीन हो गए हैं दिल्ली में टोटल, और इसमें 5 रुपए में दिया जाता है। ऊपर हम लोग देखे हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रे, रेलवे बोर्ड ने लंबी दूरी अंतर राजकीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कितनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी है? तो वो कितने ट्रेन हैं? 7 ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। भारतीय रेलवे ने 7 नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी है, जो यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों को आपस में जोड़ेंगे। देख लीजिए इसके बारे में। और कुछ अमृत भारत एक्सप्रेस नॉन एसी स्लीपर और जनरल क्लास श्रेणी की एक ट्रेन सेवा है। तो ये मान लीजिए 1000 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो लगभग 500 रुपये पड़ेंगे। मध्यम वर्ग के लिए सही है। इसमें पशु पुल तकनीकी का उपयोग किया। ओ पुश पुल, अरे यार पुश पुल आप ये समझिए क्या होता है, ये भी मैं बता दूं कि एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे लगता है। आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पीछे वाला धक्का देता है, ये होता है पुश पुल तकनीकी उपयोग है, जिसमें ट्रेन आगे और पीछे 2 लोकोमोटिव लगे होते हैं। हाल ही में गोरखपुर बांद्रा टर्मिनल रूट ने ट्रेन को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, कौन कौन राज्य हैं वो राज्य देख लीजिए। महाराष्ट्र, तो पहले महाराष्ट्र के बारे में हम लोग कुछ करंट अफेयर रिवीजन कर लें। महाराष्ट्र हमने पढ़ा है, महाराष्ट्र को लेके क्या है। महाराष्ट्र का एक करंट अफेयर आप लोगों को पता है कि कुछ महाराष्ट्र के बारे में ट्रेन से जुड़ा हुआ एक चीज़ है, याद करिए। महाराष्ट्र में पहली हाइड्रोजन, याद आया कुछ? पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र में चली है। और झारखंड में नहीं, झारखंड में ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन सिस्टम से क्या किया जाएगा? ड्रोन सिस्टम से जो वहाँ के खदान हैं, झारखंड में खदानों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ ड्रोन से खदानों की निगरानी की जाएगी। तो एकीकृत डिजिटल हब वाला एक प्रोग्राम है वहाँ, मतलब ये योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु के बारे में हम बता ही चुके हैं, क्या है? समुद्री एम्बुलेंस सेवा, तमिलनाडु समुद्री एम्बुलेंस सेवा। और ये, और दूसरा क्या है वो ऊपर क्या पढ़े हैं, स्कोप 2 हासिल करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। उस बंदर का नाम क्या है? BR चिदम्बरनार पोर्ट लिखा था, BR चिदम्बरनार पोर्ट, याद रखिएगा। चलिए और कौन सा राज्य छूटता है? गुजरात। गुजरात के बारे में भी कुछ रिवीजन कर लें। गुजरात भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा है, मतलब ग्रीन ऊर्जा के लिए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पार्क एनर्जी पार्क है। इसमें कितनी ऊर्जा लगभग बना रहा है ये? लगभग 15,000 मेगावाट इतनी ऊर्जा ये अकेले क्रिएट बना रहा है। तो ये चीज़ें हो गई, इतनी चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि महाराष्ट्र अपने यूपी के बारे में तो चीज़ें बहुत सारी हैं। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम इस 14 अगस्त को शुरू हुआ था, आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या था वो। 14 अगस्त को स्वतंत्रता से लेकर था जुड़ा हुआ, उसको आप लोग कमेंट करेंगे ढूंढ के कहीं से भी कि एक प्रोग्राम 14 अगस्त को शुरू किया गया था, तो वो क्या था यूपी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बन सकता है, इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है इसलिए क्वेश्चन ये बन सकता है। अगर भाई अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दो, उनको सजेस्ट करो कि क्लास यहाँ से देख लिया करें। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 घंटा देखने से अच्छा है कि 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट क्लियर हो जाए। क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इस बार जो बने हैं उनका नाम सबको पता है, वो है शाहरुख खान। और शाहरुख खान किसको पिछाड़ के बने हैं? ये विराट कोहली को पिछाड़ के बने हैं। तो इस और विराट कोहली दूसरे पायदान पे भी नहीं रहे, वो तीसरे पायदान पे चले गए। तो पहले पे तो शाहरुख खान है, दूसरे पे हमेशा रहते हैं रणबीर कपूर, इससे पहले भी थी। और रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह है,
सॉरी, रणवीर सिंह और शाहरुख खान पहले पे और तीसरे पे हैं विराट कोहली। तो ये लिस्ट है आप लोगों का, देख लीजिए इसके बारे में। ग्लोबल वित्तीय सलाहकार फर्म क्रोल, ये जो वित्तीय जोखिम होता है उसके लिए संस्था है, उसकी रिपोर्ट आई है भारत के लिए। क्रोल रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने अपनी मजबूत ब्रांड अपील के कारण इस लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और लगभग शाहरुख खान की 3 साल से कोई पिक्चर भी नहीं आई है। क्रोल क्रोल रिपोर्ट भारत की प्रमुख हस्तियों में कुल ब्रांड वैल्यू और विज्ञापन आय का आकलन करती है, जो ऐड करते हैं। शीर्ष शीर्ष स्थान हासिल करने वाला शाहरुख खान वैश्विक स्तर पर एक मजबूत भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। तो इनकी कितनी ब्रांड वैल्यू रही है? इनकी ब्रांड वैल्यू लगभग रही है 177.9 मिलियन, और भारतीय रुपए में अगर इसे बदलेंगे तो 1691 करोड़ हुआ। 1691 करोड़ रुपए ये इनकी ब्रांड वैल्यू रही है। और देख लीजिए इनके बारे में, तो फर्स्ट नंबर पे जो रहा है इनका 177 मिलियन, और फिर रणबीर कपूर का रहा है 162 मिलियन। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोहली चले गए हैं, उनका रहा है 158। उसके बाद चौथे नंबर पे भी देख लीजिए, चौथे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, और पाँचवें नंबर पे जाके हैं महेंद्र सिंह धोनी, MSD। तो फिर सचिन तेंदुलकर का लगभग 125 है, और उसके आसपास ही 115 के आसपास 115.3 है महेंद्र सिंह धोनी का। तो ये आप लोग क्रोल रिपोर्ट देख लीजिएगा 2025, इसमें है शाहरुख खान, इन्होंने विराट कोहली को मात दे दिया है। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। PDF आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो भाई एक डिमोटिवेशन आ जाता है। काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके मैं क्वेश्चन लाता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि लोग देखें, और जानकारी भी मैं मैक्सिमम अवेलेबल करवाता हूँ। बाय एंड टेक केयर भाई।